तो कहानी की शुरुआत 1824 में होती है, जहां हम एक महिला को महाराजा के दरबार में नाचते हुए देखते हैं। इसी समय वहां महाराजा आ जाते हैं और उस लड़की के मुंह पे थप्पड़ लगाते हैं और अपने सैनिकों से कहते हैं कि इसे बाहर लकड़ियों के पंडाल में लेके आया जाए और इसे आग लगा दी जाए। अब उनके सैनिक इसी तरह करते हैं, उसे आग लगा देते हैं और उसे जो आग लगाता है उसने मुंह पर एक अजीब सा डरावना सा मुखौटा पहना होता है। अब वो लड़की तो वहां जल के राख हो जाती है, लेकिन उसकी रूह जिंदा हो जाती है। अब उसकी रूह उसी मुखौटे को पहन के उसी आदमी को मार देती है जिसने उसे जलाया था। अब यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि ये लड़की मंजलिका थी। सीन 200 साल बाद पे शिफ्ट होता है 2024 में, और यहाँ हम रोहान नामी लड़के को देखते हैं जो कि रूह बाबा का रोल लेकर अपना गेटअप नकली बनाकर लोगों को ठगता वगैरह था और उनको पागल बनाता था कि जैसे कि वो लोगों के अंदर से आत्मा वगैरह निकालने का काम करता है। इसी तरह वो अलग अलग घरों में जाकर लोगों को ठगता था। अब एक दिन एक आदमी उसे अपने घर पे बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे अपनी भांजी की आत्मा को प्रकट करना है और तुम ये काम करो। वो उसे पिक्चर दिखाता है और रोहान उसे देखकर कहता है कि ये तो बहुत ही सुंदर है। इतनी ही देर में मीरा की आत्मा प्रकट हो जाती है और रोहान जैसा कि ढोंगी था, वो तो आत्मा बुला ही नहीं सकता था, तो वो खुद से बहुत डर गया था। और ये सारा सीन मीरा ने और उसके मामा जी ने कैप्चर कर लिया और रोहान को ब्लैकमेल करते हैं कि हमारे साथ रक्त घाट चलो, वहां हमें तुम्हारी यही ढोंगी सर्विसेज चाहिए जो कि हमें हमारे महल के लिए चाहिए, और तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम्हें 1 करोड़ रुपया देंगे। तो रोहान इसलिए उनके साथ जाने पर राजी हो जाता है। रोहान मीरा और मामा जी के साथ रक्तगार्ड आ जाता है और यहाँ पे हर व्यक्ति उसको ऐसी नजर से देखता है कि जैसे वो बहुत ही हैरान हो रहे हो। अब ये महल पे पहुंच जाते हैं और वहां जाके रोहान बहुत ही शॉकिंग हो जाता है। और यहाँ पे कॉमेडी सीन ये था कि ये सब लोग महल के अंदर नहीं रहते थे, बल्कि उसके सामने तबेले में रहते थे, और इनका बहुत ही गरीब से भी गरीबों वाला हाल था। वो इसलिए था कि महल के अंदर जैसे कि अफवाह थी कि यहाँ पे मंजलिका रहती है, तो सब लोग डर के मारे उसके अंदर जाते ही नहीं थे। अब मीरा के पिताजी और उसके सौतेली माँ और बाकी सब लोग भी वहीं पे रहते थे। इवन के महाराज का जो अंग रक्षक था उसकी हालत भी इस तरह थी कि महाराज उसकी खुद रक्षा करते थे। अब इस सारे सीन के बाद हम देखते हैं कि वहाँ के ज्ञानी पंडित राजपुरोहित जी मीरा और रोहान को लेकर उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे मंजलिका को आग लगाई गई थी, और वो जाके रोहान को एक पिक्चर भी दिखाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये यहाँ के राजा थे जिसका नाम देवेंद्रनाथ था। अब यहाँ पे राजपुरोहित जी इन दोनों को पुरानी स्टोरी बताते हैं कि मंजलिका महाराज की बेटी थी और उन्होंने दासी में से एक बेटे को जन्म दिया। अब जाहिर सी बात है मंजलिका को यही लगता था कि ये सारा राज्य मेरा है। तो जैसे जैसे देवेंद्र बड़ा हुआ, मंजलिका को उससे खुन्नस थी और मंजलिका ने एक दिन उसको मार डाला। अब उसके बाद राजा ने अपनी बेटी मंजलिका को जला दिया अपने सैनिकों को कहकर, और उसकी आत्मा ने अपने पिता को ही मार डाला। अब महाराज की हत्या के बाद मंजलिका की आत्मा को उस कमरे में कैद कर दिया गया और तंत्र मंत्र की मदद से उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसीलिए इस महल में कोई ना आता था ना जाता था कि यहाँ पे मंजलिका कैद थी। अब ये सारी स्टोरी रोहान को वो बता देते हैं और रोहान को मीरा मोटिवेशन देती है कि तुम्हारी शक्ल राजकुमार देवेंद्र से मिलती है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आई हूँ कि अब गांव के सब लोग ये जान जाएंगे कि जैसा कि उस वक्त के पंडितों ने कहा था कि इन्हीं की पीढ़ी में से कोई इंसान आएगा और मंजलिका को मारेगा। अब ये सब सुन के वो मोटिवेट हो जाता है रोहान, और पूरे गांव में ये खबर फैला दी जाती है कि रोहान अब उसको मंजलिका की आत्मा को मार देगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब सारे गांव में ये बात फैला दी जाती है कि रूह बाबा मंजलिका की आत्मा को मिटाने के लिए आ चुका है। इसके बाद हम बड़ा पंडित, छोटा पंडित और पंडिताइन को भी देखते हैं जो कि इसको एक्सपोज करने के लिए आते हैं। अब शाम के टाइम यहाँ पे मल्लिका नाम की एक महिला आती है जो कि एक डिजाइनिंग कंपनी से आई थी। मीरा ने एक आदमी को हायर किया था इंटीरियर एक्सटीरियर के लिए, लेकिन वहां पे उसकी जगह मल्लिका आती है। अब शाम के समय रूह अपनी कमरे में सोया हुआ था तो उसको एक भयानक सा सपना आता है। वो सपने से उठता है और बाहर जाता है। वो देखता है कि राजकुमार देवेंद्र की तस्वीर को आग लगी हुई थी। अब सुबह के टाइम वो अपने चेले से कहता है कि हमें इस मामले में नहीं पड़ना, हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन उसके लिए मीरा के मोबाइल से वीडियो डिलीट करना होगी।
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मीरा और रोहान भाग रहे थे, वहां पे मल्लिका उसका हाथ पकड़ लेती है और वो डर जाती है। उनके सामने मंजलिका आ जाती है, लेकिन मल्लिका मंजलिका के मुंह पे थप्पड़ लगाती है। तो ये तीनों थे, पंडित, पंडिताइन और बड़ा पंडित। अब ये इनको बताते हैं कि उनके साथ जो भी हुआ ये इन्हीं का किया धरा था, क्योंकि इन लोगों ने पहले से ही सुना हुआ था कि यहाँ मंजलिका के खौफ से कोई नहीं आता, लेकिन उनको मंजलिका तो नजर नहीं आई। तो उन्होंने उसी के कमरे में वहां पे रहना शुरू कर दिया। आग भी उन्हीं ने पिक्चर को लगाई, और जो भी उसको रोहान को उस रात सपना आया और उसके रेडियो चलना शुरू हुआ, वो सारा काम भी इन्हीं ने किया था। अब मल्लिका यहाँ उनको एक्सपोज कर देती है। वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता हम मंजलिका नहीं है? तो वो कहती है मुझे ये सब मालूम है कि तुम में से कोई मंजलिका नहीं हो सकता। रोहान मल्लिका से कहते हैं कि आप मंजलिका बन जाओ और हम ये नाटक गांव वालों के सामने करेंगे कि मैंने मंजलिका को यहाँ से भगा दिया और इस महल के ऊपर जो भी श्राप है वो खत्म हो जाएगा और ये महल बिक जाएगा, मुझे मेरी रकम मिल जाएगी और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब ये सारा नाटक ये रात के टाइम दोहराते हैं, और इस नाटक के बाद जैसे ही कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था तो इनको एक दीवार के पीछे एक रास्ता मिलता है। ये लोग उस रास्ते को फॉलो करते हुए नीचे जाते हैं, तो वहां पे एक और जाल बिछा था और वहां पे एक छोटा दरवाजा और था जो कि बंद था और उसके आगे भी ताला लगा हुआ था। अब पंडित जी उस ताले को खोलने से मना करते हैं, लेकिन रोहान आके वहां पे महाराज से कहता है और महाराज उसे कहते हैं कि तुम हिम्मत करके वहां जाओ और वो दरवाजा को खोल दो। अब जाके रोहान उस दरवाजे को खोलता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा कौवे बाहर आते हैं। राजपुरोहित जी कहते हैं कि अभी अभी मुझे अपने पूर्वजों की किताब पढ़ते हुए पता चला है कि ये एक नहीं दो थी, मंजलिका और अंजलिका राजकुमार की दो बेटियां थी, और तुमने ये दरवाजा खोल के गलत किया, शायद ये अंजलिका का बंद किया हुआ दरवाजा था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि महल में मंदिरा नाम की एक लेडी आती है जो कि इस महल को खरीदने आई थी। वो रोहान से कहती है कि तुमने अच्छा किया, वरना मैं यहाँ पे नहीं आ पाती। रोहान कहता है वो कैसे? तो वो कहती है तुमने मंजलिका को भगाया, वो कमरा खोला, तो तभी तो मैं यहाँ पे आई। इसके बाद वो मंजलिका के कमरे में रहने की जिद करती हैं। अब वो मंजलिका के कमरे की तरफ जाती हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि मल्लिका और मंदिरा का आमना सामना होता है और ये दोनों एक दूसरे की गर्दन पकड़ लेती हैं। अब उसी समय जितने भी कौवे वहां से कमरे से बाहर निकले थे वो सारे गिर कर मरना शुरू कर देते हैं, और राजपुरोहित जी कहते हैं कि यहाँ पे तबाही होना शुरू हो चुकी है। अब इसके बाद अगली सुबह मीरा और रोहान मंदिरा को वहां पे एक जगह मंदिर घुमाने लेके जाते हैं, लेकिन वो उनको वहां मंदिर में जाने से इनकार कर देती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मीरा को महल के अंदर से एक बहुत ही बड़ी तस्वीर मिलती है। वो उस तस्वीर को साफ कर रही होती है कि उसी समय मल्लिका उसके ऊपर पेंट गिरा देती है और वो उस शक्ल ही नहीं देख पाती। वो पिक्चर उसी की थी, मंजलिका की। अब इसके बाद ये राजकुमार और वो जो भी थे उसके साथ डील करने जाते हैं मंदिरा के साथ, लेकिन उसी समय एक विकी नाम का व्यक्ति वहां आता है जो कि उनकी डील भंग कर देता है और वो कहता है कि ये तो 3 दिन बाद आपसे महल खरीदेगी, मैं आज ही खरीदूंगा। इसके बाद जो विकी था वो अंदर से सिंहासन को लेके जाने के लिए कहता है और मल्लिका उसे मना करती है कि ये राज सिंहासन यहीं रहेगा, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है ये महल मेरा है तो सिंहासन भी मेरा है। वो लेके उसे जाता है और रात के टाइम मंजलिका विकी को मार देती है। अगली सुबह जब मीरा अंदर आती है तो वो देखती है सिंहासन भी वहां पड़ा है और मल्लिका उसके ऊपर बैठी है। ये देखकर मल्लिका उसी समय सिंहासन को मीरा मल्लिका को मंजलिका के रूप में देखकर बाहर सबको बताने जाती है। तो वो बाहर जाती है तो मल्लिका सबके दरमियान बैठी होती है। इसी समय वहां मंदिरा भी आती है और हंसते हंसते वहां पे विकी की मौत पे वो कहती है कि चलो अब तो तुम लोग महल मुझे ही बेचोगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रोहान और मीरा दोनों बैठे बात कर रहे होते हैं कि जब से मल्लिका और मंदिरा आई हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही जा रही है। अब रात के समय रोहान को कुछ आवाजें आती हैं, वो नीचे जाता है तो मल्लिका और मंदिरा दोनों इकट्ठी बैठी हुई होती हैं। ये देखकर रोहान अगली सुबह यहाँ से भागने का फैसला करता है। उसको पता चल चुका था कि ये अंजलिका और मंजलिका ही हैं। वो जैसे ही भागता है वो जैसे तैसे ट्रबल होकर महल के पास वापस आ जाता है। ये सब ये भूत का ही काम था। अब राजपुरोहित जी रोहान से कहते हैं कि इसके लिए इन दोनों की आत्मा को भगाने के लिए अब हमें एक बड़ी समाधि रखनी पड़ेगी जो कि जिससे इन दोनों की आत्मा को मुक्त कर दिया जाएगा। अब मंदिरा के पास मीरा बैठी थी
रू वहां पे आता है रूहान, और वो मीरा को देखता है कि मीरा अपने आप को आग लगाने के लिए कर रही होती है। अब रूहान उसे फौरी पकड़ लेता है और भाग के मंदिरा के पास जाता है। अब यहाँ पे कुछ सीरियस मोमेंट आ जाता है। वो मंदिरा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने मीरा को क्या किया, जो मीरा अपने आप को जलाने लगी, तुमने उसे पोजेस कर दिया। इतनी ही देर में मीरा के फोन पर उस पेंटिंग की पिक्चर आ जाती है जो कि मल्लिका की थी, कि मंजलिका मल्लिका है। सबको ये पता चल जाता है और उतनी ही देर में मल्लिका आ जाती है और वो मंदिरा को बालों से उठा के ऊपर टांग देती है। अब इतनी देर में वो दोबारा आके रूहान को भी उसकी गर्दन से पकड़ लेती है। अब रूहान के हाथ में जो जल था वो जल को लगाकर मल्लिका को वहां पे आग लगा देता है। और जैसे ही मल्लिका को आग लगाता है वो मंदिरा से जाके माफी मांगने लगता है कि मैंने तुम्हें मंजलिका समझा, और वहां पे मंदिरा भी एकदम से मंजलिका बन जाती है। अब ये सब देख के सब लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि इनमें से मंजलिका कौन है। तो अब राजपुरोहित जी ने जैसे कहा था ये दोनों बहनें ही चुड़ैल हैं। सारा मामला यहाँ पजल होता जा रहा था कि मल्लिका मंजलिका है या मंदिरा मंजलिका है। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं। यहाँ पे कुछ कॉमेडी मोमेंट्स भी थे। खैर, इनको हम नजरअंदाज करते हुए देखते हैं कि मंदिरा और मल्लिका दोनों यहाँ पे रूहान से कहती हैं कि हम दोनों में से कोई भी मंजलिका नहीं है, और वो एक आत्मा वहां पे प्रकट हो जाती है। उस आत्मा से कहती हैं कि अब तुम सच्चाई सबके सामने ला ही दो। तो हम देखते हैं कि जो वहां पे महाराज के दौर में उनका राजकुमार था ना, जिसका नाम था राजकुमार देवेंद्र, तो ये असल में मंजलिका की आत्मा देवेंद्र थी। अब यहाँ पे मल्लिका और मंदिरा दोनों इस स्टोरी को बताती हैं जो कि 1824 में थी। वो बताती हैं कि हम दोनों अंजलिका मंजलिका और हमारा भाई देवेंद्र था। हमें वो पसंद नहीं था क्योंकि वो एक दासी से जन्म लिया हुआ था। हम उसको मारने की प्लानिंग में ही थे, हमने उसे मारा नहीं था। लेकिन एक दिन हमने उसके कमरे में जाके देखा कि वो एक किन्नर है, उसको नाचने गाने का शौक है। तो वो उसे कहती हैं कि तुम बाहर आके हाल में नाचो और हम गाना गाएंगे। वो नाच रहा था और वो इतनी देर में ये दोनों महाराजा को बुला के ले आई। महाराजा आते हैं और जैसा कि फिल्म के शुरू में हमने सीन देखा कि वो मंजलिका को आके थप्पड़ मारते हैं और आग के कटोरे में जाकर उसको जला देते हैं, तो ये राजकुमार देवेंद्र था। क्योंकि महाराजा की आन को ठेस पहुंची थी कि उनका बेटा, जिसको वो महल की शान बनाना चाहते थे, वही एक किन्नर निकला, तो उन्होंने इसीलिए उसको सजा के तौर पे जला दिया। और जब उन्होंने देखा कि इन दोनों बहनों ने ये काम करवाया इन अपने सिंहासन के लिए, ये दोनों जलती थी, उन्होंने उन दोनों को भी वहां रक्त गार्ड के महल से निकाल दिया। अब उसके बाद उनके भाई ने ये चीज देख ली थी, उसकी आत्मा ने, कि मेरी दोनों बहनों ने ही मेरे साथ ऐसे किया, हालांकि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता था। तो उसकी आत्मा ने सबसे पहले आके अपने पिताजी को मारा और अब वो बदला लेने के लिए वहीं पर था, और असल में मंजलिका वही था। अब ये राजपुरोहित जी कहते हैं कि इसकी आत्मा को दोबारा से जला दिया जाए। वो जलाने के लिए उसे आगे होती हैं, लेकिन वो दोनों बहनें अपने भाई की आत्मा को नहीं जलाती, बल्कि उसे मुक्त करने के लिए उसका आंसू जब एक टपकता है वो नीचे गिरता है और उसकी आत्मा वहीं पे मुक्त हो जाती है। मल्लिका और मंदिरा अकल से काम लेती हैं और उस हादसे को दोबारा नहीं दोहराती और इसको माफी मांग के सारे मसले को हल कर लेती हैं। अब उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि ये महल उस आत्मा से मुक्त हो जाता है और वो आराम से बिक जाता है और यहाँ पे सब खुशहाल जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। तो ये थी भूल भुलैया 3 की स्टोरी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिंग टॉक।